हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे बच्चों। तो ध्यान देंगे, आज हम लोग क्या है अंतर। अंतर क्या होगी हम लोग का? अंतर वाले क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपकी अवश्य रहती है। एक क्वेश्चन आ 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन आगे तो 4 मार्क्स बहुत आसानी से उठा सकते हो। 5 से 7 क्वेश्चन हम करवाते हैं, उसमें आपका क्या होगा, आसानी से अंतर वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, मतलब क्या अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। तो उसमें अंतर की बात करते हैं बच्चों। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पहली बात करें तो हम लोग फर्स्ट में डिफिनेशन लिख देते हैं। वैसा सॉलिड जो चुंबकीय क्षेत्र के उपस्थिति दुर्बल रूप से क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, करता है, उसे अनुचुंबकीय ठोस कहते हैं बच्चों। वैसा सॉलिड जो चुंबकीय क्षेत्र के उपस्थिति में दुर्बल रूप से अट्रैक्ट करता है उसे अनुचुंबकीय ठोस कहते हैं। इसमें लिखेंगे वैसा ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र के उपस्थिति में प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित मतलब प्रति, इसका हिंदी होता है प्रतिचुंबकीय, इसका होता है अनुचुंबकीय बच्चों। यह जो होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है बच्चों। यह क्या होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो Fe2+, Fe3+, O2, Cu2+। इसकी जब एग्जाम्पल की बात करेंगे Zn, Cu+, NeH2O, बेंजीन, C6H6 कहते हैं, NaCl। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, यहाँ से अंतर बता रहे हैं, सिर्फ अंतर नहीं समझिएगा आप लोग। यहाँ से 1 मार्किंग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगी। कौन सी अनुचुंबकीय है, कौन सा प्रतिचुंबकीय, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगी, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय। तो बच्चों पहला क्वेश्चन मेरा यही था, डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का अंतर हम लोग देख चुके हैं बच्चों। दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। क्या बच्चों, डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। बच्चों मोलैरिटी और मोलैलिटी की जब बात मैं करूं तो मोलरता और मोलरता में अंतर की बात हो रही है। मोलरता और मोलरता में अंतर की जब बात होगी तो हम लोग सबसे पहले मोलैरिटी और मोलैलिटी वैसे ही देखेंगे। फिर से मोलैरिटी, एक साथ क्या लिखेंगे, मोलैलिटी। तो बच्चों किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में, यहां पर ध्यान रखेंगे, किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले विलय की मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को मोलैरिटी कहते हैं। क्लियर? किसी 1 लीटर विलयन में घुले विलय की मोलों की संख्या को मोलैरिटी कहते हैं। इसमें बात करोगे तो मोलैरिटी हो गया विलयन में, 1 लीटर में। यहाँ पे मोलैरिटी की जब बात करोगे, किसी 1 केजी विलायक, 1 केजी विलायक में घुले मोलों की संख्या को मोलैरिटी कहते हैं बच्चों। क्लियर? एनी डाउट? चलिए सेकेंड पॉइंट इसकी बात करेंगे। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, से सूचित किया जाता है। इसकी बात करोगे तो इसे किससे सूचित किया जाता है? इसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है बच्चों, किया जाता है। बच्चों इसकी जो मात्रक होगी, इसकी मात्रक क्या होती है, मोल प्रति लीटर। इसकी बात करोगे, इसकी मात्रक मोल प्रति केजी होता है। इसकी मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। बच्चों ये आयतन है, विलयन का आयतन है। विलयन की आयतन की जब बात करोगे ना, तो विलयन की आयतन ताप पर निर्भर करता है। यह ताप पर निर्भर करता है। ये क्या करेंगे भाई, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है।
बात क्लियर। अंतर की बात करोगे तो ये 1 लीटर विलय में घुले विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। किसी 1 केजी विलायक में घुले मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। इसकी मात्रा मोल प्रति लीटर होती है, इसकी मात्रा मोल प्रति केजी होती है। ये ताप पर निर्भर करता है, बट ये ताप पर निर्भर नहीं करता। ताप पर इसलिए निर्भर करता है बच्चों क्योंकि ये क्या होता है, विलयन के आयतन पर निर्भर करता है, लेकिन ये द्रव्यमान पर, विलायक के द्रव्यमान पर कोई ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन भी यहाँ से उठ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर की भी बात कर लो। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। बच्चों क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे तो रवेदार ठोस और बेरवेदार ठोस। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में अंतर। फर्स्ट सॉलिड में अंतर इधर लिख दीजिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड एक साइड क्या लिखिएगा, एमोर्फस सॉलिड। तो बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हिंदी बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस या रवेदार ठोस। एमोर्फस सॉलिड को बोलते हैं हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवेदार ठोस। इसमें क्या लिखेंगे, इसकी ज्यामिति निश्चित होता है। इसमें क्या लिखेंगे, इसकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। इसे बच्चों क्या बोलते हैं, इसे सत्य ठोस भी कहते हैं। इसे असत्य ठोस भी कहते हैं। तीसरी बात करेंगे, यह दीर्घ प्रासी होता है। यह लघु प्रासी होता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन भी यहां से उठा सकते हैं आप, ध्यान रखेंगे। यह विषम दैशिक प्रकृति के होता है। डिफरेंस तो बहुत सारा है, लेकिन आपको 3-4 पॉइंट लिखना होगा। यह समदैशिक होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात कर लेना, या इसका संलयन उष्मा निश्चित होता है। इसका संलयन उष्मा क्या होगा, अनिश्चित होगा बच्चों। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल की बात करोगे तो क्या बात करोगे, जितने भी धातु है वो, ठीक ना, हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, ये सब आपका क्या आएगा। ये रबर की बात करो, प्लास्टिक की बात करोगे, जितने भी बहुलक है, पीवीसी, टेफ्लॉन, ये सब जब आ जाएगा, नायलॉन 66, तो एमोर्फस सॉलिड की एग्जांपल हो जाएगी। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अंतर की 3 क्वेश्चन हो गई, बात करेंगे चौथा क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन में जैसे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन आएगा हमारे पास क्या चीज का, आणविकता और कोटि में अंतर, यानी अभिक्रिया की कोटि, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अंतर आप बताओ। ये क्वेश्चन भी आ जाती है। आणविकता और कोटि में जैसे अंतर आएगा क्या लिखेंगे, अभिक्रिया में भाग लेने वाली, अभिक्रिया में
भाग लेने वाली कुल स्पेसीज की संख्या को आणविकता कहते हैं। यहां पर लिखेंगे दर नियम में अभिकारक के मोलर सांद्रता के घात के योग को कोटि कहते हैं। बात क्लियर? यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाली कुल स्पेसीज की संख्या जो एक साथ टक्कर करता है, याद रखिएगा चीज को, टक्कर करने के बाद जो संख्या होती है उसकी बात करती है। दर नियम में मोलर सांद्रता के घात के योग को कोटि कहते हैं। दूसरी बात कहते हैं यह सैद्धांतिक होता है। ये क्या होगा बच्चों? यह सैद्धांतिक होता है, यह प्रायोगिक होता है। ठीक है। तीसरा की बात करोगे, यह शून्य नहीं होता है, या शून्य एवं भिन्नात्मक नहीं होता है। इसमें क्या लिखेंगे? यह शून्य भिन्नात्मक भी होता है। तो बच्चों ये आणविकता और कोटि में अंतर की क्वेश्चन थी आपके। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या हो गया? आणविकता कोटि के बाद हम लोग लाते हैं द्रव्यरागी और द्रव्यरागी में। द्रव्यरागी द्रव्यरागी के अंतर की जब बात करोगे, द्रव्यरागी मतलब होता है लायोफिलिक के इंग्लिश, द्रव्यरागी की इंग्लिश हो गया लायोफिलिक, इसका हो गया लायोफिलिक। लायोफिलिक एक होता है लायोफोबिक। लायोफिलिक होगा एक, क्या होगा दूसरा? लायोफोबिक। द्रव्यरागी दूसरा क्या होगा? द्रव्यरागी, जो द्रव से स्नेह करता है। या ऐसे सीधा लिखिएगा, पहले हम लोग वैसा कोलाइड जिसमें डीपी एवं डीएम यानी परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम एक दूसरे से क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है। इसमें लिखेंगे वैसा कोलाइड जिसमें डीपी एंड डीएम एक दूसरे से प्रतिकर्षित करता है। तो बच्चों अगर आकर्षित करेगा तो क्या कहलाएगा? वो लायोफिलिक कहलाएगा। प्रतिकर्षित करेगा तो क्या कहलाएगा? लायोफोबिक करेगा। किससे? यहाँ डीपी और डीएम के बीच होता है। यहाँ हम बात करेंगे लायोफिलिक मतलब होता है प्यार करना, फोबिक मतलब होता है नफरत करना, यानी आकर्षित। प्यार होगा तो आकर्षित बनेगा, फोबिक होगा क्या होगा? यह जो होगा वो यह उत्कर्षणीय होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। यह जो होगा यह अनुत्कर्षणीय होता है। बच्चों यहां ध्यान रखिए, यह आसानी से स्कंदित नहीं होता है।
यह आसानी से स्कंदित होता है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये आपका अंतर होती है, ठीक है ना। तो लायोफिलिक लायोफोबिक में क्या अंतर होगी, अगर यहाँ पर इसमें यदि इसमें क्या होगी, जल होगी, जल के कारण इसे हाइड्रोफिलिक कहेंगे। तो जल से प्यार करेगा ये जो होगा जल के कारण इसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो बच्चों ये अंतर था, ये अंतर आप लोग ध्यान रखिएगा। इस टाइप से अंतर आपसे एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, तो अगर एग्जाम में आती है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखने के लिए फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वीडियो में